स्वागत है दोस्तों। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से खुला घात करते हुए भारत के बड़े पूंजीपतियों ने 1947 में सत्ता संभाली थी। कांग्रेस उनका मुख्य मंच थी और इसके शीर्ष नेताओं में गांधी, नेहरू, जिन्ना और अंबेडकर के साथ वल्लभ भाई पटेल भी शामिल था। पटेल पूंजीवाद का समर्थक था और उसके धुर दक्षिणपंथी शिविर से जुड़ा था। उसके आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे फासिस्ट संगठनों के साथ बहुत ही मधुर संबंध थे और कांग्रेस के मंच पर वह इन फासिस्ट संगठनों की आवाज था। उसका पूरा जीवन मेहनतकश जनता और दमितों दलितों के प्रति शत्रुता और बड़े पूंजीपतियों और उनकी सत्ता की चाकरी के प्रति समर्पण से जुड़ा हुआ है। पटेल का व्यक्तित्व और जीवन भारत के बड़े पूंजीपतियों की सड़ी गली जनद्रोही राजनीति का आईना है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पटेल ने पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव का खुला विरोध करते हुए 1.5 घंटे लंबा भाषण दिया था, लेकिन उसके इस भाषण ने कोई प्रभाव नहीं छोड़ा था। 1946 के नौसैनिक विद्रोह से घात करने वालों में पटेल सबसे आगे था। उसने नौसैनिक विद्रोह को समर्थन देने के बजाय विद्रोही नौसैनिकों से समर्पण की नसीहत दी। कांग्रेस ने पटेल के नेतृत्व में एक कमेटी बनाकर बड़ी चतुराई से विद्रोही नौसैनिकों से ब्रिटिश सरकार के सामने आत्मसमर्पण करा दिया। समर्पण की शर्त यह थी कि किसी विद्रोही के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मगर जब ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों के कोर्ट मार्शल शुरू किए तो पटेल और उसके साथी काफूर हो गए। ये नौसैनिक विद्रोह से और विद्रोहियों के साथ भी बड़ा घात था। विद्रोही नौसैनिकों के खिलाफ दरअसल इन नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के साथ गुप्त गठजोड़ बना लिया था और इनकी अगुवाई वल्लभ भाई पटेल कर रहा था। पटेल गहरे तक सांप्रदायिक था और वह आरएसएस और हिंदू महासभा के प्रस्तावों के विपरीत भारत को एक अघोषित हिंदू राज्य बनाना चाहता था। यानी जहां आरएसएस और हिंदू महासभा एक घोषित हिंदू राज्य चाहते थे, पटेल अघोषित हिंदू राज्य चाहता था। सेक्युलरिज्म के पर्दे के पीछे, लोकतंत्र के पर्दे के पीछे वो भगवा तानाशाही चाहता था। 1989 में अपनी मृत्यु से पहले माउंटबेटन ने बताया कि पटेल ने उससे सभी शैतानों यानी मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजने के लिए कहा था। आम बातचीत में पटेल हिंदुओं के लिए हमारे लोग शब्द का उपयोग करता था। मुस्लिमों के प्रति उसका घोर अविश्वास और वैर था और 47 के बाद सत्ता के महत्वपूर्ण पदों पर मुस्लिमों को न रखने का वो बड़ा पक्षधर था। अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री बनाने को लेकर भी पटेल ने गांधी से बहुत नाराजगी जाहिर की थी। आजाद को पटेल अनपढ़ मौलवी कहा करता था, जो पटेल के अनुसार भारत में शिक्षा के क्रांतिकरण का खतरा पैदा कर देगा। पटेल भारतीय उपमहाद्वीप के सांप्रदायिक विभाजन के पक्ष में था और सभी मुस्लिमों को पाकिस्तान खदेड़ देना चाहता था। 1945 में पटेल ने जानबूझकर बंबई में एक हिंदू स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया था, जिससे जिन्ना को सांप्रदायिक राजनीति के लिए जगह मिल सके। दिल्ली में मुस्लिम विस्थापितों को पाकिस्तान चले गए मुस्लिमों के घर में बसाने के प्रस्ताव का पटेल ने यह कहते हुए विरोध किया कि वे इसे सांप्रदायिक आधार नहीं देना चाहते। नेहरू की जीवनी के लेखक सर्वपल्ली गोपाल ने लिखा कि पटेल सोचते थे कि मुस्लिम अफसर चाहे वे भारत में रहने का भी फैसला क्यों न करें, दरअसल अविश्वसनीय ही रहेंगे और उन सब को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि पटेल के लिए भारत में रह गए मुस्लिम
पाकिस्तान में रह गए हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एक तरह की जमानत थे। 2 सितंबर 1947 को पटेल ने नेहरू को लिखा था कि लोग खुलकर शोर मचा रहे हैं कि मुस्लिमों को दिल्ली और दूसरे शहरों की सड़कों पर शांति से क्यों घूमने दिया जा रहा है, क्यों पुलिस और प्रशासन में मुस्लिम मौजूद हैं, और इसी तरह की दूसरी मांग भी लोग कर रहे हैं। ये पटेल ने नेहरू को लिखा था। इसके अगले ही महीने पटेल ने रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को चिट्ठी लिखी और जिसमें कहा कि जितना जल्दी हम राज्य सरकारों को आदेश दे सकें कि मुस्लिमों को सशस्त्र बलों से बर्खास्त कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, उतना ही बेहतर होगा। पटेल ने उस समझौते का पालन करने से भी मना कर दिया जिसके तहत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाने थे। गांधी की कृपा से राजनीति में चमके पटेल की भूमिका गांधी की हत्या में पूरी तरह संदिग्ध रही। गांधी की हत्या में पटेल का हाथ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सावरकर और हिंदू महासभा से पटेल के संबंध किसी से छिपे नहीं थे। गांधी के प्रति पटेल की घृणा भी जग जाहिर थी और इस घृणा के 4 कारण थे। पहला, नेहरू के प्रति गांधी का झुकाव, जिसके चलते नेहरू प्रधानमंत्री बन पाया और पटेल हाथ मलता रह गया। दूसरा, गांधी का मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी के प्रति लगाव। तीसरा, गांधी द्वारा भारत के सांप्रदायिक विभाजन का विरोध। और चौथा, अंबेडकर के साथ गांधी का पूना पैक्ट, जिसके चलते दलितों को अधिकार दिए गए थे, उन्हें स्वायत्तशासी कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलॉट की गई थी। हम कैसे भूल सकते हैं कि गांधी की हत्या के वक्त वल्लभ भाई पटेल गृहमंत्री था और गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी पर थी। गांधी के अत्यंत करीबी अमेरिकी पत्रकार लुइस फिशर ने गांधी की हत्या के लिए सीधा आरोप पटेल पर लगाया था। लुइस फिशर ने कहा था कि गांधी की हत्या पटेल ने कराई है। मीनू मसानी को दिए एक इंटरव्यू में फिशर ने दावा किया था कि पटेल मुस्लिमों के प्रति गांधी की सहृदयता को लेकर पूरी तरह आक्रोशित था और पटेल ने कहा था कि गांधी अब सारी हदें पार कर रहा है। गांधी की हत्या में नाथुराम गॉडसे को बलि का बकरा बना दिया गया, मगर तत्कालीन गृहमंत्री पटेल की भूमिका कभी भी जांच के दायरे में शामिल नहीं हो सकी। गृहमंत्री रहते पटेल ने गांधी के कत्ल में अपने दोस्त सावरकर की भूमिका की भी कारगर ढंग से जांच नहीं होने दी। गांधी हत्याकांड ने जो गांधी हत्याकांड में जांच आयोग बैठा था, उसके अध्यक्ष जस्टिस जीडी खोसला ने लिखा कि गांधी की हत्या के पीछे 2 व्यक्तियों पटेल और सावरकर की हैसियत के चलते उनकी संदिग्ध भूमिका की जांच नहीं हो सकी। जस्टिस खोसला की जांच रिपोर्ट को पटेल ने सार्वजनिक नहीं होने दिया और उसके बाद आज तक भी ये जांच रिपोर्ट, इसके बहुत सारे हिस्से सार्वजनिक नहीं हो पाए। जनता और गांधीवादियों के आक्रोश को शांत करने के लिए पटेल को हिंदू महासभा पर प्रतिबंध तो जरूर लगाना पड़ा, मगर उसे अगले ही साल उठा भी लिया गया। 4 फरवरी 1948 को आरएसएस और हिंदू महासभा पर प्रतिबंध लगाते हुए पटेल ने उसे महिमा मंडित करने की पूरी कोशिश करते हुए आरएसएस के बारे में कहा कि इसमें कोई 2 राय नहीं कि आरएसएस ने हिंदू समाज की सेवा की है। जहां भी समाज को जरूरत महसूस हुई वहां संघ और उसके स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर सेवा की। ये सच मानने में हमें हर्ज नहीं होना चाहिए। तो पटेल आरएसएस को बैन करते हुए उसे महिमा मंडित कर रहा था, उसकी छवि को बेहतर बना रहा था। इसके करीब 1 महीने बाद संघ और हिंदू महासभा को बड़ी जमानत देते हुए पटेल ने 27 फरवरी 1948 को
नेहरू को एक चिट्ठी में लिखा कि संघ का गांधी की हत्या में सीधा हाथ नहीं है। ये जरूर है कि गांधी की हत्या का ये लोग जश्न मना रहे थे। पटेल के मुताबिक गांधी की हत्या में हिंदू महासभा के उग्रपंथी गुट का हाथ था, यानी पूरी हिंदू महासभा को जमानत दे रहा था और एक ऐसा तथ्य बता रहा था कि वे लोग मिठाई बांट रहे थे, जश्न मना रहे थे, जो हर आदमी को पता था। गली मोहल्ले में आरएसएस वालों ने मिठाई बांटी थी गांधी की हत्या पर। तो पटेल यहां आरएसएस का बचाव कर रहा था और आरएसएस के साथ साथ हिंदू महासभा का भी बचाव कर रहा था। वो कह रहा था कि गांधी की हत्या का ये घृणित काम हिंदू महासभा ने नहीं बल्कि उसके सिर्फ एक उग्रपंथी गुट ने किया है। गार्डियन, डेली मिरर और द डॉन जैसे अखबारों ने गांधी की हत्या के षड्यंत्र में पटेल की संदिग्ध भूमिका को लेकर काफी कुछ उस समय लिखा था। भारतीय उपमहाद्वीप पर मौजूद रियासतों के भारतीय संघ में विलय को लेकर भारत के शासक पटेल को बड़ा क्रेडिट देते आए हैं। ये सही भी है। धोखाधड़ी, झूठे वादों और नंगे बर्बर फौजी दमन के जरिए हासिल इस विलय में पटेल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। इस विलय के जरिए भारत के बड़े पूंजीपतियों ने बेमेल राष्ट्रीयताओं के जबरन समामेलन को अंजाम देते हुए भारतीय संघ की स्थापना की थी। दरअसल वास्तविकता यह है कि तेभागा और पुनप्रा वायलार जैसे शक्तिशाली किसान आंदोलनों से घबराए रियासतों के मालिकों के सामने दिल्ली के साथ समझौते के सिवा कोई रास्ता शेष नहीं था और इसलिए इस विलय का श्रेय पटेल को देना अपने आप में इतिहास के साथ एक खिलवाड़ एक जाती है। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद रियासतों ने भी आंदोलनों से डरकर, जन आंदोलनों से डरकर, उनके दबाव और प्रभाव से डरकर यही रास्ता चुना। मगर नवाबों और जमींदारों के साथ संधियां करते हुए वहां की मेहनतकश जनता को पटेल ने इससे पूरी तरह बाहर रखा, बल्कि उसके उन आंदोलनों को जिनके चलते ये रियासतें कमजोर हुई थी, उन आंदोलनों पर वहशी दमन किया। पटेल के नेतृत्व में चले दमन का यह नंगा नाच 1948 में तेलंगाना में अपने चरम पर पहुंचा, जहां भारत के एकीकरण के नाम पर तेलंगाना के किसान विद्रोह पर पटेल की सेनाओं ने पाशविक दमन किया और पटेल के आदेश पर सेना ने औरतों, बच्चों सहित हजारों निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। पटेल की सेना और पुलिस ने वहां निजाम की सेना और रजाकारों के साथ सहयोग करते हुए हजारों किसानों को जिंदा दफन कर दिया। इस कत्लेआम के जरिए पटेल ने भारत में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की शुरुआत की। यह पहला प्रयोग था राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का। इस क्रूरता और बर्बरता के प्रतीक वल्लभ भाई पटेल को दक्षिण पंथियों ने लौह पुरुष की उपाधि दी। भारतीय उपमहाद्वीप के सांप्रदायिक विभाजन और भारत पाकिस्तान के दो शत्रु राज्यों में नए एकीकरण ने उपमहाद्वीप की जनता को दोहरे दमन का शिकार बनाए रखा है। 1947 में अपने जन्म से ही गहरे भगवा रंग में रंगा भारतीय संघ दमित राष्ट्रीयताओं, दलित जातियों और अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के लिए जेल खाने से भी बदतर बना रहा है। सेक्युलरिज्म की फर्जी घोषणाओं के बीच भारतीय संघ का भगवा रंग पिछले 8 दशकों में ज्यादा से ज्यादा गाढ़ा होता चला गया है। पटेल ने दलित जातियों के लिए आरक्षण का खुला विरोध किया। 1932 के पूना पैक्ट में हल हो चुके दलित प्रतिनिधित्व के प्रश्न को 1948 में गांधी की हत्या के बाद पटेल ने फिर से उठा लिया और दलित आरक्षण का विरोध शुरू कर दिया। पटेल ने 6 महीने
आरक्षण के इस प्रश्न को जिलाए रखा और संविधान सभा के काम को रोके रखा, उसे तभी पीछे हटना पड़ा जब संविधान सभा के दलित और आदिवासी मूल के सदस्यों ने संविधान सभा के बहिष्कार की धमकी दी और उससे बायकॉट कर दिया। दक्षिणपंथी, जिनमें संघियों के साथ साथ कांग्रेसियों के भी बड़े हिस्से शामिल हैं, आज भी गांधी नेहरू की आलोचना करते दावा करते हैं कि यदि नेहरू की जगह पटेल प्रधानमंत्री होते तो भारत की तस्वीर अलग होती। यदि पटेल प्रधानमंत्री होते तो भारत के बड़े पूंजीपतियों की सत्ता ज्यादा समय लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म के फर्जीवाड़े के पीछे छिपी नहीं रह सकती थी। उस स्थिति में निश्चित ही भारत कहीं जल्दी एक भगवा फासिस्ट राज्य बन गया होता। पटेल कांग्रेस के भीतर धुर दक्षिणपंथी शिविर का शीर्ष नेता था। वह सत्ता का भूखा था और अल्पसंख्यकों, दलितों, शोषितों का आजन्म शत्रु था और उनसे पटेल घृणा करता था। यह अकारण नहीं है कि आज फासीवाद का शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी पटेल में अपना अक्स ढूंढ रहा है और उसकी विरासत को क्लेम कर रहा है, और इसके साथ साथ भारत के दक्षिणपंथी इलीट शासक पटेल को सिर माथे पर बिठा रहे हैं। पटेल और मोदी दोनों ही पूंजीवादी दक्षिणपंथी राजनीति के प्रतिनिधि हैं और दोनों ही भारत की मेहनतकश जनता के शत्रु हैं। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम को खत्म करने की अनुमति चाहता हूं और चलते चलते आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करने में मदद करें और हमारे दोनों चैनल्स को, यूट्यूब और फेसबुक चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद दोस्तों।